नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो बीएड पेपर है भाषा में पाठ्यक्रम वो कर रहे थे और हमने पिछली क्लास में देखा कि हम पाठ्य पुस्तक का वाचन किस बच्चे के क्लास के स्तर के अनुसार किस प्रकार करवाना चाहिए। उसके बाद में हमने कहा था कि हम अगली क्लास में लेंगे अशुद्ध उच्चारण की समस्या व निवारण, कि हमारा जो अशुद्ध उच्चारण है वो किस प्रकार हो सकता है, किस कारण होता है और उसका निवारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ऐतिहासिक का मतलब ये है कि जो शुरू से ही जो अशुद्धि चली आ रही है, कैसे कि जैसे हमने शुरू से बताया कि हमारे हिंदी में जो शब्द है वो कौन कौन से शब्द है, अपभ्रंश शब्द है, देशज शब्द है। तो अपभ्रंश और देशज शब्दों में जो ऐसे शब्द है जो बिगड़ा हुआ रूप चला आ रहा है, तो उन बिगड़े हुए तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव, तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द, तद्भव यानी कि परिवर्तित के भाव, लेकिन देशज जो कि बिल्कुल गांव के शब्द है और अपभ्रंश बिगड़ने के कारण वो हमारी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए, तो वो उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे लोटा अशुद्ध शब्द है क्योंकि लोटा शब्द कहीं पर भी नहीं है। घड़ा है, देगड़ा कोई भी शब्द नहीं है। देगड़ा हमारा क्या है, हमारा बनाया हुआ शब्द है, अपभ्रंश बिगड़ा हुआ शब्द है, देशज शब्द है, गांव से उठा हुआ शब्द है। साइकिल, मोटरसाइकिल कोई शब्द नहीं है, साइकिल के मोटर लगा दी तो उसको मोटरसाइकिल बना दिया। तो इस तरीके से जो ऐतिहासिक रूप से अभी तक चले आ रहे हैं और वो हम बोलते चले जा रहे हैं, तो वो क्या है, उच्चारण के कारण, ऐतिहासिक के कारण हम उसका अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है। फिर प्रांतीय प्रभाव, अगर किसी प्रांत में किसी भाषा को बोली जाती है और उस भाषा को उसी तरीके से बोला जाता है, जैसे कई जगह बोला जाता है, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बोला जाता है क्षेत्र। तो क्षेत्र और क्षेत्र, कई जगह ऐसा होता है कि जैसे हम बोलते हैं क ख ग गढ़, तो वो क्या बोलते हैं का खा ग, वो पहले से ही उसमें मात्रा लगाते हैं। अब आप एक बात सोचो कि अगर हम पहले से ही, जब हमने वर्णमाला बच्चे को सिखाई और उस वर्णमाला में हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दी पूरी वर्णमाला में, तो जब हम शब्द बनाएंगे तो उन शब्द में वो आ की मात्रा तो पहले से लगी होगी, तो उससे क्या होगा, शब्दों का जो उच्चारण है वह अशुद्ध हो जाएगा। तो प्रांतीय प्रभाव के कारण भी अशुद्धियाँ उत्पन्न होती है। फिर अध्यापक की अपात्रता, कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्र के प्रभाव के कारण या जगह की प्रभाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई केरल का है, कर्नाटक का है, यूपी का है और उन्हें राजस्थान में लगा दिया जाता है और उनकी भाषा में बदलाव है और जब वो हिंदी भाषा बोलते हैं तो उसके कारण उस हिंदी भाषा में उनका बदलाव दिखाई देता है और उसके कारण क्या करेंगे, जो शब्द है उन शब्दों को वो उसी प्रकार से बोलेंगे जैसे वो अपनी भाषा को बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, जब आप छोटे बच्चों को सिखाओगे तो वो बच्चा तो कैसे सीखेगा, इसी प्रकार से सीखेगा। तो वो अध्यापक की अपात्रता के कारण, क्योंकि अध्यापक को ये सोचना चाहिए कि हम चाहे कहीं के भी हो और हम जहाँ पढ़ा रहे हैं और उस समय जहाँ जिसका जो उच्चारण होना चाहिए हमें उच्चारण उसी तरह से लाना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ और मैं खुद ही आपको क्षेत्र को क्षेत्र करके पढ़ाऊंगी तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं सीख पाओगे, आप उसको क्षेत्र को क्षेत्र ही रहोगे, क्योंकि जब मैं भी अगर उसका उच्चारण सही नहीं कर पाऊंगी तो आप लोगों को भी मैं उसको नहीं बता पाऊंगी। तो कई बार एक अध्यापक की अपात्रता के कारण भी जो उच्चारण की अशुद्धियाँ रह जाती है। फिर अनियंत्रित शिक्षा विस्तार, अनियंत्रित जैसे नए नए विषय आते जा रहे हैं और मैंने आपको ये उदाहरण भी दिया कि जो यहाँ का जो शिक्षक है कहीं बाहर जाएगा तो उसको जो बाहर की भाषा में मैंने परेशानी आएगी तो वो क्या करेगा, उसको अशुद्ध बोलेगा। और जैसे हम अगर इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश में इतनी शुद्धता नहीं आएगी, और कोई अंग्रेजी बोलने वाला है और उसको हिंदी बोलने का कहेंगे तो वो इतना अच्छे से नहीं बोल पाएगा। तो जो नए नए विषयों के कारण भी जो हमारी भाषा है उस भाषा के में अशुद्धता आ जाती है। फिर सामाजिक प्रभाव, अगर हम जिस सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, जिस ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, जो हमारे घर की बोली है, परिवार की बोली है, तो उसका जो टोन है, जो बोलने का जो टोन है वो हमारी भाषा में ज़रूर आएगा। और जो भाषा में आएगा तो वो कैसे आएगा, एक अशुद्धता के कारण आएगा। क्यों कि वहाँ पर हम जो बोलते हैं तो वो हमारी क्षेत्रीय भाषा के कारण बोलते हैं, पारिवारिक भाषा के कारण बोलते हैं, और वो जो टोन
हमारे शिक्षा के रूप में जब हमारे साथ आ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वो शामिल हो जाता है। फिर मनोवैज्ञानिक कारण कई बार अगर हम क्लास में बोल रहे हैं और हम किसी चीज़ से डर रहे हैं तो हम हिचकिचाते हुए बोलेंगे, घबराते हुए बोलेंगे, तो हमारे गले से जो आवाज़ आएगी, जो शब्द आएंगे, वो कैसे निकलेंगे, वो हिलते डुलते हुए निकलेंगे और उससे क्या होगी, उससे अशुद्धि आ जाएगी। फिर चिंता के कारण अगर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ उटपटांग चीज़ चल रही है और हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो भी हम जो शब्द निकलते हैं तो वो शब्दों को हम शुद्धता से नहीं बोल पाते हैं। फिर संकोच के कारण हम किसी के आगे डरते हुए बोलते हैं तो भी हम सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। या हम हीन भावना के कारण अगर कोई दो व्यक्ति खड़े हैं और उसमें से किसी एक को पता है कि दूसरा क्या है कि इंग्लिश मीडियम है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम इतनी अच्छे से जानता भी नहीं हो और वो उसके दिमाग में आ जाएगा यार मैं तो हिंदी मीडियम हूँ, मुझे तो इतने अच्छे से ही नहीं, इंग्लिश मीडियम के आगे मेरी तो कहाँ चलेगी, तो वो कुछ बोलता भी होगा तो उसके जो भाव निकलेंगे, उसके जो शब्द निकलेंगे वो हिचकिचाता हुए निकलेंगे, तो जो उसका उच्चारण होगा वो कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से ऐसे क्या है, ये अशुद्धता के कारण होते हैं। फिर अब इनमें सुधार, इनके निवारण के लिए जो कारण है उन्हीं से हम निवारण करेंगे। कैसे, शारीरिक जांच करवा के। अगर कोई बच्चा गले में कोई परेशानी है, वाक यंत्र में कोई परेशानी है, तो हम डॉक्टरी सलाह लेकर उसके बोलने की कठिनाई को दूर करके, उसकी जो विकृतियाँ उसको दूर करके और उसके बोलने में शुद्धता ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा मानसिक उपचार करके, यानी कि वो डर के मारे, चिंता के मारे, घबराहट के मारे अगर बोल रहा है तो उसको सांत्वना देकर, उसे ये दिलासा देकर कि नहीं आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और उसको इस तरह से तैयार करके ताकि वो जो भी उसके मन में डर है वो डर को निकालते हुए बोल सके और अपने बात को शुद्धता से रख सके। ठीक है, फिर उसके पश्चात है योग्य अध्यापक द्वारा, जहाँ तक हो सकता है कि बच्चा अगर क्लास में चाहे कोई भी स्तर का हो और अगर वो कोई शब्द को गलत बोलता है तो उसे एक टीचर होने के नाते हमेशा उसे ज़रूर टोकना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, आपको इस तरह से नहीं बल्कि इसको इस तरीके से बोलना चाहिए। तो योग्य अध्यापक, और जब अध्यापक को खुद को सही रूप से बोलना आएगा तभी वो बच्चे को टोक सकेगा। अगर वो खुद भी नहीं सही बोल पाएगा तो बच्चे को भी नहीं टोक पाएगा। फिर शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, यानी कि आप टैप रिकॉर्ड सुनकर, गाने सुनकर बच्चों को अपनी ही जो बात है, अपनी ही जो कही गई है, प्रश्न है या उत्तर है, उसको रिकॉर्ड करके और सुनना, ताकि उसे पता चले कि मैं कहाँ पर गलत बोल रहा हूँ, मुझे कहाँ पर सुधार करना चाहिए। भाषण आदि दिलवाकर और उसके बाद में उसकी कमियां निकाल कर कि आपने जो बोला वो उसको इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से बोलना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्णों का सही उच्चारण करवा के। सबसे पहले अगर बच्चे ने छोटी क्लास में वर्णों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण सही ढंग से सीखा है तो वो अंत तक कभी भी गलत नहीं करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन हो जाते हैं, पीजी हो जाते हैं, लेकिन उनके जो लिखने की प्रवृत्ति है, बोलने की प्रवृत्ति है, जो कि त्यों रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनको शुरू से ही जो उनकी नींव है वही कमज़ोर रही है। उनको शुरू से ही नहीं टोका गया, उनको शुरू से ही नहीं बताया गया कि आप जो बोल रहे हो, आप जो लिख रहे हो वो गलत लिख रहे हो। तो वर्णों का सही उच्चारण और सही स्थान बताकर कि आप इस वर्ण को इस तरीके से, क्योंकि देखो हमारी हिंदी में हर वर्ण का स्थान है। ओष्ठ्य, जो शब्द बोलते समय हमारे होठ, दोनों होठ मिलते हैं तो उसको ओष्ठ्य कहते हैं। हमारी जीभ जब तालव से होती है तो तालव्य कहते हैं, दांत से लगती है तो दंत्य कहते हैं, गले से निकलती है तो कंठस्य कहते हैं, नाक से निकलती है तो नासिकाएं कहते हैं। तो जो जो ध्वनियाँ जहाँ से निकलती है उसका अलग। तो आप जब बच्चे को ये बताओगे कि आप जब ये बोलोगे तो आपके मुंह की आकृति, आपका मुख विवर इस तरीके से होना चाहिए, तो वो कभी भी वर्णों में गलत उच्चारण नहीं करेगा। फिर उच्चारण संबंधी अभ्यास करवा कर, कई बार आप भी देखते हो छोटे बच्चे को कोई भी शब्द है तो टीचर एक बार बोलता है और बार बार रिपीटली बच्चे को बुलाया जाता है, या उसे कहा जाता है कि 5 बार शब्दों को लिखो, 5 बार शब्दों को बोलो। तो इस तरीके से उच्चारण करवा कर वो सही उच्चारण करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था कि अशुद्धियाँ कैसे होती है और उन अशुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है भाषाई कौशल के। जो भाषा है, हमारी जो भाषा है उसके कौशल कौन कौन से हैं, जिन्हें की शॉर्ट में कहते हैं LSWR। LSWR का मतलब होता है लिसनिंग,
स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। यानी कि पहले सुनना, श्रवण करना, फिर मौखिक रूप से करना, फिर उसका लेखन करना, फिर उसका पठन करना, उसको पढ़ना। क्योंकि बच्चा जब भी जन्म लेता है सबसे पहले क्या करता है, सुनता है। ठीक है, सुनने के बाद में वो क्या करता है, उसको बोलने का प्रयास करता है, मौखिक रूप से भाषा को सीखता है। पहले भाषा को सुनता है, सुनकर उस भाषा को समझने का प्रयास करता है, फिर उस भाषा को मौखिक रूप से बोलता है। धीरे धीरे वो बोलता है, ये पंखा है, ये लाइट है, ये माँ है, ये पापा है, ये दादा है, ये है, मम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, वो मौखिक रूप से ही बोलता है। फिर उसके बाद में वो क्या करता है, लिखना सीखता है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो सीधा उसको पढ़ना नहीं सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। लिखने के बाद में वो पढ़ना सीखता है। तो ये क्या है, हमारे भाषा के 4 कौशल है, इसके द्वारा हम भाषा को सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे मानव भाषा है, तो मानव भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा वह अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये हम जहाँ से हमारा भाषा का ये पेपर स्टार्ट हुआ है तब से हम कहते आए हैं। ठीक है, भाषा जन्म से प्राप्त नहीं करता है, बल्कि जन्म के बाद में जहाँ जिस समुदाय में रहता है वहाँ से वो भाषा सीखता है। सबसे पहले वो क्या सीखता है, अपने परिवार की, अपने समुदाय की, अपनी माँ की जो भाषा है उसे वह सीखता है, और उसे सीखकर वो भाषा को अर्जित करता है। अर्जित करने के पश्चात मानव भाषा लिखित रूप में प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद में बोलने के बाद में वो क्या करता है, लिखित रूप में करता है, और उस लिखित रूप में करने के बाद में उसको पढ़ता है और लिखता है। पढ़ना और लिखना दोनों साथ करता है, लेकिन सुनने व बोलने के लिए भाषा का मौखिक रूप प्रयोग करता है। ठीक है, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए तो उसको क्या चाहिए, लिखित रूप चाहिए, लेकिन सुनने के लिए और बोलने के लिए उसको मौखिक रूप चाहिए। ठीक है, 2 बातों में उसको लिखित रूप में चाहिए तो 2 बातों में उसको मौखिक रूप में होती है। ठीक है, बालक सुनकर, पढ़कर, बोलकर अपने विचार व्यक्त करता है। कोई भी व्यक्ति है बालक के रूप में है, जब शुरुआत करता है तो कैसे, पहले सुनकर, पढ़कर, बोलकर अपने भावों को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है, तथा इसी के द्वारा वो विचारों को ग्रहण भी करता है। सुनता है तो वो क्या करता है, विचारों को ग्रहण भी करता है। तो उसके लिए ये कहा गया है कि भाषा के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य इन योग्यताओं को विकसित करना है। इन्हें भाषा शिक्षा के कौशलात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि भाषा का जो अध्ययन है, भाषा के अध्ययन के द्वारा वो अपने उद्देश्यों को पूर्ण करता है, और उद्देश्यों से पूर्ण करके वो क्या करता है, योग्यताएं विकसित करता है। आज आप लोग भी शुरू से आपने क्या की, भाषा सीखी, चाहे हिंदी मीडियम की सीखी, चाहे इंग्लिश मीडियम की सीखी, और धीरे धीरे इस स्तर को बढ़ाते हुए आज इस स्तर तक आ गए हो कि आपने जो भी अपने सब्जेक्ट लिए हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हो, उसमें आपने अपनी योग्यताएं प्राप्त की है। तो उसके बाद में इन्हें भाषा शिक्षा के द्वारा भाषाई कौशल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, भाषाई कौशल, यानी कि भाषा सीखने की जो हमें कला देता है, हमें भाषा सीखने का जो कौशल देता है, इसलिए इसे भाषाई कौशल कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के मैंने आपको बताया। सबसे पहले श्रवण कौशल जो कि सुनकर अर्थ ग्रहण करता है, उसे क्या कहेंगे, श्रवण कौशल, यानी कि लिसनिंग स्किल। ठीक है, दूसरा पठन कौशल, यानी कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। देखो इस स्थिति में, सिचुएशन में आने के बाद में क्या होता है, जैसे ही हम शब्द को पढ़ते हैं और हम तो तुरंत हमारे दिमाग में उसका अर्थ आ जाता है, हम उसको समझ लेते हैं। कुछ भी कुछ कहता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें, यहाँ तक कि कोई हमारे सामने भी देखता है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें ये क्यों देख रहा है। ठीक है, तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, यानी कि रीडिंग स्किल। फिर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, ये स्किल ऑफ जो एक्सपीरियंस है, जो कि बोलकर विचार प्रकट करना, यानी कि मौखिक रूप से शब्दों के द्वारा व्यक्त करके और अपने बात को अगले वाले को बताना। फिर लेखन, राइटिंग स्किल, यानी कि लिख कर अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, अब श्रवण कौशल और पठन कौशल को क्या कहते हैं, ग्राह्य कौशल कहते हैं। ग्राह्य कौशल यानी कि ग्रहण करना। श्रवण के द्वारा सुनकर और पढ़कर तो हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। हम किसी को, जैसे आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको बता रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, मैं जो भी शब्द आपको बता रही हूँ तो आप उसको क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, एक खाली सुनकर ही, शब्दों को सुनकर ही उसको ग्रहण करना। और एक, या हम कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में जैसे ही जो शब्द पढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं उसके अर्थ हमारे दिमाग में
हमें ग्रहण होते जा रहे हैं। तो वो क्या है, ग्राह्य यानी कि ग्रहण करने वाले। कौन कौन से, श्रवण और पठन दोनों क्या है, ग्रहण करने के। मौखिक व लेखन जो कौशल है वो अभिव्यंजना के द्वारा, अभिव्यंजना के द्वारा यानी कि उसके में हम उसे बढ़ा चढ़ाकर उसको विस्तारित रूप से हम समझा सकते हैं। हम जब सुनते भी है तो हम कैसे, जब से आप सुन रहे हो तो कैसे सुन रहे हो, विस्तारित रूप से, ठीक है। मैं बोल रही हूँ तो मैं बोलकर मौखिक रूप से आपको कैसे बता रही हूँ, एक ही शब्द को विस्तारित रूप से बताकर उसके अर्थ के रूप में लेते हुए उसको बताना। तो ये क्या हो गया, विचार, इससे विचार को व्यक्त करना, ठीक है। अब वापस जो श्रवण कौशल है वो सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यानी भाषा सीखने के जो 4 क्रम होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना, ठीक है। इसमें सबसे जो पहला चरण आता है वो कौन सा आता है, सुनना। क्यों कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सुनता है। तो उसके लिए डॉक्टर उमा मंगल ने श्रवण की परिभाषा में किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रमुख ध्वनियों, शब्दों तथा भावों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे श्रवण क्रिया कहा जाता है। ये किसने परिभाषा दी है, डॉक्टर उमा मंगल के द्वारा, ठीक है। फिर इसके पश्चात शिक्षण के संदर्भ में श्रवण कौशल में जो 3 शक्तियाँ होती है, वो 3 शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक है, ये हम अगली क्लास में करेंगे।